ये पहली सर्जरी हमने पहली दफा बलूचिस्तान में करवाई। असेंबली में एक फ्लोर पे खड़े होकर शख्स कह रहा है, अरे पागल, 200 से ज्यादा तो पहले कैबिज हो चुके हैं, 350 से ज्यादा तो पहले भी जो ना डिफरेंट वाल्वुलर हार्ट सर्जरीज, कंजेनिटल हार्ट सर्जरी सब हो चुकी हैं। इसमें हमने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं। आप उसके सामने से गुजरेंगे, आपका अटेंडेंस जो है वो मार्क करेंगे, 20 दिन की मिलेगी। अगर वो पूरा महीना आता है तो पूरे महीने की तनख्वाह मिलेगी, अगर वो नहीं आता तो उसको बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिलेगी। पहला जो कैबेज है ओपन हार्ट सर्जरी है वो कोयटा में आपके SPH में हो गई। एक 80 लाख का मशीन 20 करोड़ में खरीदते हो, तो आप बताओ पैसा किसका है? मेरा और आपका, इस अवाम का है, बलूचिस्तान के लोगों का पैसा है। तो अगर आप एक 9 लाख का डेंटल का चेयर 90 लाख में जाके खरीदते हो, तो ये पैसा किसका है भाई? अवाम का है, बलूचिस्तान के अवाम का है। ये इनके बाप दादा की जागीर नहीं है। इसके अलावा पोस्टिंग्स हो रही हैं सिविल अस्पताल के अंदर, DG ऑफिस के अंदर, BMC के अंदर, ट्रामा सेंटर के लिए, इन सब के लिए 1 से 16 ग्रेड के जो ना पोस्ट है। तो खुदा रा यकीन जानो, एक मार्केट लगी हुई है, एक मंडी बनी हुई है। रेट सुन लो, 1, 2, 3 के जो ग्रेड के हैं उसका 6 लाख रेट है, 4 ग्रेड का 8 लाख रेट है, 5 से 6 का 9 लाख रेट है, 9 का 15 लाख रेट है और 14 का एंड अबव का 18 लाख रेट है। माशा। और इन सब के पीछे बैठा हुआ है CTSP। हम यकीन जाने, हमारी ऐसी तरबियत नहीं कि हम किसी को गालियां दें, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है फिर मजबूरी बन जाती है। अब सब लोग कई दिनों से फिर मुझे कह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई सेक्रेटरी साहब को आपने मुंशी कहा, लेकिन अगर एक शख्स, यकीन करे तमाम सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेसी के लिए वी रिस्पेक्ट, दे आर सन ऑफ द सॉइल, वी बिलीव इन इट, लेकिन अगर एक सेक्रेटरी अपनी ग्रेस को छोड़ के, सेक्रेटरीशिप की ग्रेस को छोड़ के मुंशी का किरदार अदा करे, इस वक्त जो मौजूदा हेल्थ सेक्रेटरी है वो मिनिस्टर हेल्थ का मुंशी का किरदार अदा कर रहा है, तो आप मुझे बताओ तो मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं उसको मुंशी कहने। जब आप डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी को होना चाहिए था कि वो पॉलिसीज पे काम करता, पॉलिसी मैटर डिस्कस करता, नए नए पॉलिसीज को लेके आता। ये एक मिनिस्टर का मुंशी बन के लगा हुआ है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर। ठेका, टेंडर, कमीशन, करप्शन के अलावा अगर कुछ हो तो किसी भी फोरम पर हेल्थ के किसी भी बंदे से, मिनिस्टर से लेकर जीरो तक, किसी से भी डिबेट करने को तैयार है। अगर हम गलत हों तो हमें फांसी चढ़ा दो, अगर हम गलत ना हो तो कम से कम हमारी बातों को इतना तो सुनो। खुदा रा, बलूचिस्तान के लोग भी जीने का हक रखते हैं। बलूचिस्तान के गरीब अवाम आज भी मोर देन 90%, 97% ऑफ लोग इन्हीं गवर्नमेंट अस्पतालों पे डिपेंडेंट है। देखिए, हम सिर्फ फोरम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। अगर ये हालत है तो फिर सवाल तो इदारों पे बनता है, सवाल तो नैब के ऊपर बनता है, सवाल तो एंटी करप्शन के ऊपर बनता है कि अगर वहां से किसी ने कॉल किया और पैसे वो लेके गया, ये वैसे बैठा है, तो हो नहीं सकता। ये चौकीदारी के लिए नहीं बैठा, ये CTSP में जो लोगों के SPK के पोस्ट बेचता है, तो ये जो है टेंडर के पैसे छोड़ेगा। ये बहुत कातिमार खिलाड़ी है भाई, आप इसको जो है इतना नहीं देखो, इसका ये वो ठाठ पाठ और ये चीजें नहीं देखो, बहुत बड़ा पुराना पापी है। तो लिहाजा इंशाल्लाह हम वो फोरम सिर्फ यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। अगर नहीं होती है अवामी रेजिस्टेंस अवेलेबल होगी, उसको पहुंचाना, फॉर एग्जांपल किसी को भी अगर अवेलेबल होगी, मैं आपको कह रहा हूँ अवेलेबल नहीं है, ये बात दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अवेलेबल ही नहीं है। मैं तो यही रो रहा हूँ कि अवाम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन है। दवाई का जो महंगे खरीदेंगे वो भी तो अवाम का पैसा गया। पहले अगर एक दवाई से 10 बंदों का इलाज होता था एक रेट के अंदर, अब उसी से 2 बंदों का इलाज हो तो 8 बंदों का तो दवाई तो जाया हो गया, वो तो करप्शन की नजर हो गया। हम तो यही रो रहे हैं कि दवाई है नहीं, ये झूठ का पलंदा है। जो दवाई है वो 3 महीने नहीं चलने वाली। ये अभी हमारे डॉक्टर साहब ने पहले आपको बता दी, ठीक है। हम तो कहते हैं, देखो ये लोग कहते हैं डॉक्टर गैर हाजिर है, ठीक है। ये मैं आपको सिविल अस्पताल का डाटा अगर आपकी इजाजत तो थोड़ा सा बता दूं। पिछले 6 महीने में कोई 7 लाख के करीब OPD हुई है पेशेंट्स को। OPD में पेशेंट को कौन चेक करता है? डॉक्टर करता है या वक्त करता है? डॉक्टर करता है या सेक्रेटरी करता है? डॉक्टर करता है या DG आके करता है? तो इनमें तीनों में से कोई नहीं था। तो ये 7 लाख की OPD किसने की? 7000 तक पेशेंट्स एडमिट हुए। ये ना एडमिट पेशेंट्स को वार्ड में देखता कौन है?
हाउस ऑफिसर देखता है, पीजी देखता है, कंसल्टेंट सुबह के राउंड करता है। तो ये लोग नहीं है, ये 7,000 पेशेंट्स को कौन डील कर रहा है? कोई 3,000 तक मेजर सर्जरीज हुई, ये सर्जरीज किसने की है? आया कोई नाई ने आके की है, या फिर ये बख्त मोहम्मद काकड़ के जो लुंडे लफंगे उसके साथ हैं वो उन्होंने की है, या ये सेक्रेटरी साहब ने, या इनके गुमाश्तों ने आके की है? तो ये सारे डॉक्टर्स ने किया है। कोई 6,000 तक माइनर सर्जरीज हुई है, तो वो सर्जरीज किसने की है? डॉक्टर्स ने कर रहे हैं। जो बाकी सारी चीजें हैं जो है ना, उसके सीटी स्कैन है, एक्सरेज है, डायलिसिस है, ईसीजी है, एको, गन शॉट कितने है, ट्रामा के कितने है, शॉक्स, वो इलेक्ट्रिक बर्न और शॉक के कितने, ब्लास्ट के कितने, ये सारे पेशेंट्स को ट्रीट किसने किया? डॉक्टर्स बिल्कुल ड्यूटी कर रहे हैं, चंद स्पेसिफाई लोग नहीं है, उनके नाम वक्त आने पे बताएंगे। आप कहने का अगर आज भी हम इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो हम खुद को मुजरिम समझेंगे। हमारी नस्लें, हमारे आने वाले जितने डॉक्टर्स हैं वो सब हमें मुजरिम समझेंगे। तो लिहाजा मैं आपको एक कहानी इस हवाले से शुरू करता हूं। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने अपने शुरू के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अलर्ट किया था कि एक नेगोशिएट टेंडरिंग की बात चल रही है। नेगोशिएट टेंडरिंग कहते किसे हैं? नेगोशिएट टेंडरिंग इमरजेंसी सूरत जब भी नाफिज होती है, खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर होता है, जलजला आता है, कोई फ्लड आ जाती है, कोई नेचुरल या अननेचुरल कोई भी डिजास्टर हो जाती है, कोई इमरजेंसी लग जाती है, जैसे कि हमारे सामने से हाल ही में 2019 में कोविड-19 यानी कोरोना गुजर चुका है। उस सूरत में आप नेगोशिएट टेंडरिंग कर सकते हैं, और इस नेगोशिएट टेंडरिंग के लिए आपने परमिशन लेना होता है सीएम बलूचिस्तान से। बिल्कुल सीएम बलूचिस्तान परमिशन दे सकते हैं इस चीज की, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया एक बैकग्राउंड है, ये क्या क्या होना चाहिए, तब जाके आप ये नेगोशिएट टेंडरिंग कर सकते हैं। आप साफी हजरात से मैं सवाल करता हूं, यहाँ हाल में बैठे हुए अपने बाकी दोस्तों से सवाल करता हूं, बल्कि आपके तवज्जुह से पूरे बलूचिस्तान की आवाम से मेरा ये सवाल है कि आया बलूचिस्तान में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि जिसके ऊपर नेगोशिएट टेंडरिंग स्टार्ट कर दी? तो जवाब हमें ना में मिलता है कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि जिस पे नेगोशिएट टेंडरिंग की जाती। बहरहाल साहिब इख्तिदार ने नेगोशिएट टेंडरिंग के जो मास्टर्स हैं उसमें मौजूदा सेक्रेटरी शामिल हैं, जो कि पेपरा से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीख के आए थे, और दूसरा ये आपका मिनिस्टर साहब हजरत मौलाना बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, थोड़ा इतराम के साथ, फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे, हजरत मौलाना बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, जिसकी अभी तक एसबीके के अंदर सीटीएसपी के तहत होने वाली बदउनवानी अभी तक लोग भूले नहीं थे। हेल्थ में वो स्कैंडल है जो तारीख में कोई नहीं बोलेगा। सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना, ऐसा हमने किया जो डिकेड्स में नहीं हुआ है। बिल्कुल, डिकेड्स में ऐसा करप्शन नहीं हुआ है, डिकेड्स में ऐसा खुर्द-बुर्द हेल्थ में नहीं हुआ। तो 14 नवंबर को एक टेंडर होता है नेगोशिएट टेंडरिंग के नाम से। इसमें सेक्रेटरी हेल्थ, डीजी हेल्थ और एक ये कमेटी बनाते हैं, प्रोक्योरमेंट कमेटी का चेयरमैन डीजी हेल्थ साहब होते हैं। ये वो 14 नवंबर को नेगोशिएट टेंडरिंग के नाम से ये निकलती है मशीनरी एंड इक्विपमेंट के, और इसमें सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया जाता है। पहले तो मैंने कहा ये नेगोशिएट टेंडरिंग बनती नहीं है, इमरजेंसी है नहीं, लेकिन चलो इन्होंने कर दिया, खैर है। तो इन्होंने नेगोशिएट टेंडरिंग कर दी और 3 दिन का टाइम दे दिया। तो इस 3 दिन के होना तो ये चाहिए था, नवंबर 14 नवंबर से 18 नवंबर इनका टाइम हो गया, तो होना चाहिए था 18 दिसंबर, 18 जनवरी, 18 फरवरी, 18 मार्च तक तो आ जानी थी, चाहिए थी चीजें ना, इतनी बड़ी इमरजेंसी है। कोविड के अंदर जब ये सूरत-ए-हाल पेश आई तो 1 महीने के अंदर 1 लाख पीपीई किट्स पहुंच चुके, बल्कि 15 दिन के अंदर। उसको कहते थे कि ये इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी में चीजें भी लाई गई, लेकिन फिर भी उन बेचारों को आज भी रगड़े में लगाया हुआ है। आज भी एंटी करप्शन 5 साल बाद भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि कोविड का 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं हुआ है आज तक, कुछ हुए हैं कुछ बाकी हैं, लेकिन लोगों के ऊपर उधार के पैसे पे इल्जाम लग रहा है कि भाई अभी तक पैसा पेमेंट हुआ नहीं है, कहता है इसने करप्शन किया। वो बंदा चीख चीख के कहता है कि भाई उधारा मैंने अभी तक पेमेंट ही नहीं लिया है, पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है, तो करप्शन कहाँ है? जज से कहता है चलो आप मुझे भाई कन्विक्ट करो, मुझे सजा दो,
जज किस तरह सजा, जज कहता है भाई मैं सजा नहीं दे सकता हूं इस तरह के जब तक अभी तक पेमेंट नहीं हुई। तो ये कोविड की बात बता रहा हूं। तो यहां मौसूफ ने क्या कर दिया कि आज है 4 अगस्त 2025, टेंडर होता है 14 नवंबर 2024 और आज है कौन सा डेट, 4 अगस्त 2025। आज तक भी सामान कंप्लीटली नहीं पहुंचा। और इसमें जो मजे की बात है, पैसों की पेमेंट हो चुकी है, जिसे एक सूरत में कहा जाता है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है, किसी भी बिजनेस रूल में अलाउड नहीं है। और इन्होंने जाके वो एडवांस पेमेंट्स जो है ना सारी उन्होंने उठा के कर दी हैं। ये आप जो है ना ये बोला मेडिकल कॉम्प्लेक्स का बजट देख सकते हैं, उसके अंदर जाके उनकी मशीनरी की पेमेंट हो चुकी है। ये संडे मम प्रोविंशियल हॉस्पिटल का ये बजट के अंदर जा सकते हैं कि जून 2025 से पहले इनकी सारी पेमेंट हो चुकी है और मशीनरी अभी तक नहीं पहुंची। ये अभी कहानी को इधर रोक के ये कहानी आगे बताऊंगा इनके ऊपर क्या क्या इन्होंने गुल खिलाए हैं। ये अभी कहानी को थोड़ी देर के लिए इधर स्टॉप कर। फिर इसी तरह 14 जून को डिस्पोजेबल एंड कंज्यूमेबल आइटम्स के नाम से एक नेगोशिएट टेंडरिंग और होती है। उसमें भी 3 दिन का टाइम दिया जाता है। मेडिसिन की शॉर्टेज है, ठीक है भाई, आपको पहले करना चाहिए था, जनवरी में करना चाहिए था, फरवरी में करना चाहिए था, मार्च में करना चाहिए, नहीं टाइम लैप्स करके लास्ट आवर्स में कह रहे हैं कि हमने नेगोशिएट टेंडरिंग करनी है। तो नेगोशिएट टेंडरिंग में क्या क्या होना है वो तो मैंने आपको बता दिया। इसमें उन्होंने अपनी मर्जी के सारी चीजें लाके, ये पहले भी पब्लिक में वायरल हो चुका है, इसी हवाले से हमने इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करवाया है कि कंज्यूमर आइटम्स की मद में कि किस तरह 1 रुपए की चीज 10 रुपए में, 10 रुपए की चीज 50 में, 50 की चीज 100 में और 100 की चीज 1000 से ऊपर में खरीदी है। ये वो सारे आइटम्स हैं, ये सारी लिस्टें हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह नेगोशिएट टेंडरिंग का मिसयूज किया गया, किस तरह अथॉरिटी का मिसयूज किया गया, किस तरह पब्लिक फंड्स का मिसयूज किया गया। और ये सारी चीजें अवाम के टैक्स का पैसा है और इसमें इन्वॉल्व है हजरत मौलाना बख्श मोहम्मद काकर साहब, हजरत अकदस मुजीबुर रहमान फानजी साहब और मुफ्ती अमीनुल्लाह मंदोखे डीजी साहब, ये इन्वॉल्व है। प्रोक्यूरमेंट का चेयरमैन वो है, अथॉरिटी ये यूज कर रहे हैं। और ये रही 2 नेगोशिएटिंग टेंडर्स की बात। और ये नेगोशिएटिंग टेंडर्स के अंदर क्या क्या इरेगुलरिटीज हैं, ये मैं एंड पे जाके जरा मैं इनके टेंडर की कहानियां, इनकी एडवांस पेमेंट की कहानी आपको बता दी। इन्होंने जो जो टेंडर्स किए गलत किए, फिर भी उसके अंदर भी जाके एडवांस पेमेंट्स कर दी। होना तो ये चाहिए था कि ये सामान पहुंच जाता, इसका एक इंस्पेक्शन टीम बनता है, वो आके इंस्पेक्शन करता है कि आया मैंने नेस्ले का पानी मांगा है, किस कंपनी का पानी है, ये वो है या नहीं है, आया मैंने इस कंपनी की मशीन मांगी है, ये मेरे स्पेसिफिकेशंस थे, वो स्पेसिफिकेशन सारे चेक होते हैं और इनके बाद जाके वो पैसों की पेमेंट होती है। यारों ने क्या किया, पेमेंट पहले कर दिया, एडवांस पेमेंट जून आ रहा है उससे पहले, भाई कोई मसला नहीं, तो जून आ रहा था पैसे फ्रीज कर लेते, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। लेकिन नहीं, इनको खतरा था ऐसा ना हो कि इनकी मिस्ट्री चली जाए, डीजी साहब को खतरा था उनका पोस्ट में चला जाए, सेक्रेटरी साहब को खतरा था कि मैं यहां से ट्रांसफर ना हो जाऊं। तो इस उजलत में इन्होंने एडवांस में पेमेंट्स कर दी और एडवांस पेमेंट इज अ क्राइम। और इस क्राइम के अंदर माजी में भी लोग जेलों में जा चुके। उसके बाद सबसे बड़ा वबाल कहां पे आ जाता है, 6 मई को फिर से डीजी ऑफिस में एक टेंडर फ्लोट करता है। एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ टेंडर्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह टेंडर्स फ्लोट करते हैं। ठीक, ये सारे टेंडर्स हैं। अब इसमें ये सारे टेंडर्स है, बी पेपरा के साइट पे आप जाके ये सारी चीजें देख भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, उसमें से सारा डाटा भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये अपलोड हो गई। अब जैसे ये टेंडर जिस दिन आता है अखबार में, 6 तारीख को उन्होंने अपलोड कर दिया, 7 तारीख को ये आता है
एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया में एक इदारा है जो पूरी दुनिया में करप्शन के खिलाफ काम करता है। वो एक विसल ब्लोअर है कि किसी न किसी तरीके से करप्शन को रोका जा सके और लोगों का जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में गलत इस्तेमाल हो। तो वो डीजी साहब को 7 तारीख को एक लेटर लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मोहतरम अक़दस मुफ्ती अमीनुल्लाह साहब, आपने जो टेंडर किया है इसके अंदर पेपरा 2014 के रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, रूल नंबर 16 रिस्पॉन्स टाइम। तो लिहाजा आप इसको कोरिजेंडम कर दें। किस लिए कोरिजेंडम कर? Director General Health Services Quota is requested to rectify the violation and issue corrigendum in accordance with the Balochistan Public Procurement Rules 2014 to avoid misprocurement ना हो under Rule 57. Transparency International Pakistan is striving for across the board application of rule of law, which is the only way to stop corruption and achieve zero tolerance against corruption. तो ये उन्होंने 7 तारीख को लेटर लिखी और इस दौरान इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का 2023 की काजी फाइज ईसा की जजमेंट का भी हवाला दिया कि ये क्यों नेसेसरी है। ये फिर से वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अगला डॉक्यूमेंट जो उन्होंने इनके टेंडर के साथ अटैच करके इनको भेजा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी दिस इज टू क्लैरिफाई दैट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इज नॉट अ कंप्लेनेंट, इट एक्ट्स एज अ विसल ब्लोअर एंड ऑपरेट अंडर आर्टिकल 19A of the Constitution of Pakistan, which gives the right to public to know how government is being run by public officers. Article 19A makes the right to access of information pertaining to public authority a fundamental right. And a 3-member bench in the case of Mukhtar Ahmed Ali versus the Registrar Supreme Court of Pakistan, Islamabad, headed by the Chief Justice Qazi Faiz Issa, in the landmark judgment of on 16th of October 2023 in CP number 3532/2023 has declared that what previously may have been on a need-to-know basis, Article 19A, the Constitution has transformed it to a right to know. The access to information is no longer a discretion granted through occasional benevolence, but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under the Article 19A of the Constitution. तो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खबरदार किया मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती साहब खुदारा आप जो कर रहे हो ये गलत है, लेकिन चूंकि ये नशे में चूर होते हैं और ऑफिस में बैठते नहीं हैं, तो ये बदमस्त घोड़ों की तरह करप्शन की दौड़ में, पैसे बनाने की दौड़ में, तो इन्होंने पैसे कब्र में भी ले जाने हैं तो ये लेके जाएंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बेचारे ने क्या किया, 13 मई को अगला लेटर है, ये उसका अगला लेटर है कि भाईजान गलती कर रहे, रुक जाओ भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, ये गलतियां हो रही है। फिर से वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है काजी फाइज ईसा कि भाई अवाम का पैसा है, अवाम को पता होना चाहिए कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, किस लिए खर्च कर रहा है, ये पता तो होना चाहिए लोगों को। लेकिन डीजी साहब बदमस्त घोड़े की तरह इसमें कहीं पे भी रुकने को तैयार नहीं। अब जरा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहता हूं कि इस चीज क्या हुआ। पहले बताया 14 नवंबर को नेगोशिएट टेंडरिंग होती है, गलत हुआ, नेगोशिएट का कोई नहीं बनता, कोई इमरजेंसी नहीं थी, फिर भी इन्होंने किया, लेकिन इमरजेंसी में सामान पहुंचाना चाहिए था, नहीं पहुंचाया। फिर सामान आना चाहिए था, पेमेंट नहीं होना चाहिए था, सामान का इंस्पेक्शन होता, सामान का क्लियरेंस होता, उसके बाद पैसे का पेमेंट होता। एडवांस पेमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम में 15% मोबिलाइजेशन कीमत में, एडवांस मोबिलाइजेशन कीमत में कंस्ट्रक्शन के काम में अलाउड है। बाकी मशीनरी में, इक्विपमेंट में, मेडिसिन में, किसी भी चीज में एडवांस पेमेंट अलाउड नहीं। पहले इंस्पेक्शन होगी, चीजें वही है कि नहीं है, क्या बायोमेडिकल इंजीनियर जो बैठे हुए हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर जो स्पेसिफिकेशंस दिए, सामान वही है कि नहीं है, आया रेट्स वही है कि नहीं है। अभी अगर आप एक 80 लाख का मशीन 20 करोड़ में खरीदते हो तो आप बताओ पैसा किसका है? मेरा और आपका, इस अवाम का है, बलूचिस्तान के लोगों का पैसा है। तो अगर आप एक 9 लाख का
डेंटल का चेयर 90 लाख में जाके खरीदते हो तो ये पैसा किसका है भाई? अवाम का है, बलूचिस्तान के अवाम का है। ये इनके बाप दादा की जागीर नहीं है। तो जो ये 14 नवंबर को जो टेंडर होता है उसमें बेसिकली 3 जगह शामिल है: द न्यू ट्रामा सेंटर, संडेमम प्रोविजनल हॉस्पिटल एंड बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल। ये 3 शामिल थे कि इनके लिए नेगोशिएटेड टेंडरिंग के जरिए से इन्होंने मशीनरी ले ली। इन्होंने क्या किया? अनलॉफुली इसको एक्सटेंड कर दिया, जो इस कमेटी का इख्तियार नहीं था। इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, जिसमें के अंदर बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस BICVD को शामिल कर दिया, न्यू कैंसर हॉस्पिटल को शामिल कर दिया, बादशाह खान हॉस्पिटल को शामिल कर दिया, होल ट्रामा को शामिल कर दिया, सिविल को और बाकी जो छोटे छोटे हॉस्पिटल थे उनको भी शामिल। उन्होंने इस दायरा इख्तियार को बढ़ा दिया इलीगली। ये पहला पॉइंट है कि ये लोग इलीगली काम कर रहे हैं। दूसरा, जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जितने भी सेट किए थे, ये सारे प्री फेवर कर रहे थे स्पेसिफिक बिडर्स को, ताकि उनसे किकबैक्स लिए जा सके, जिनसे कमीशंस लिए जा सके, ताकि इलीगल कमीशंस के जरिए से अपना पावर को जमाया जा सके। उसके अलावा ये जितना भी सामान खरीदा गया, ये डबल ट्रिपल उससे भी ज्यादा रेट पे खरीदा गया। अब इसमें हम इसको कैसे पता लगेगा कि ये डबल रेट था, इन्फ्लेटेड रेट्स थे, नहीं थे, डबल था, ट्रिपल था, कम था, ज्यादा था, कैसे पता चलेगा? एट द सेम टाइम अब ये इदारों का काम है, नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है कि वो इन सब की जांच पड़ताल करे। एट द सेम टाइम बलूचिस्तान के अलावा पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ पे पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो भी प्रोक्योरमेंट हुई है, ये मशीनरीज की खरीदारी हुई है, इन सब के रेट्स को कंपेयर किया। तो अगर ये दूध के धुले हुए हैं करके अवाम के सामने दिखा दे, हमें शर्मिंदा करे, हमें आप लोग जुर्माना करो, हमारे खिलाफ जो भी सजा करते हो कर लो। अगर ये मुजरिम है तो इनको अब इन ओहदों पे नहीं बैठने देना चाहिए और इनको इनके ओहदों से फारिग करके इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पिछले अदवार में DG साहब ने अपने खिलाफ होने वाली इंक्वायरी को दबाया हुआ है और उसको मंजर-ए-आम पे आने नहीं दे रहा है और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने इस ओहदे की वजह से। और यही ये सेक्रेटरी करेगा, यही ये मिनिस्टर करेगा। तो लिहाजा हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और इन सबको इनके ओहदों से फारिग कर दिया जाए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये जो द टेंडर वाज नॉट पब्लिश्ड ऑन द BPEPRA वेबसाइट, ये अलग एक कहानी है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोफार्म्स पे जो किया, ये भी इनका, और जो इमरजेंसी क्लास है उसकी खिलाफ वर्जी हो गया। BPEPRA में के साइट पे नहीं है, वो खिलाफ वर्जी हो गई। आगे चलते हैं, आगे क्या खिलाफ वर्जी हुई? जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स थे, दे वर नेवर एवर अवेलेबल ऑनलाइन। ऑनलाइन कोई भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया रहा। उससे अगली बात, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज जब काम पे बिड करते हैं तो उसके अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट को देखते हैं। आप BPEPRA के साइट पे जाके दे सकते हैं, मैं दावे से कहता हूं किसी में भी एस्टिमेटेड कॉस्ट शो नहीं। ये एक अलग करप्शन की कहानी है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट को शो ना करना, उसकी क्या वो है। शॉर्ट बिडिंग विंडो पीरियड हो गया, इसमें जूनियर, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी कंपटीटर्स थे वो बाहर हो गए। जो एडवर्टाइजमेंट था वो भी मिसलीडिंग था, विदाउट डिस्क्लोजिंग एस्टिमेटेड वो हो गए। इसके अलावा जो है ना, क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्राइसेस थे जिसमें इलीगल कमीशंस हो गए। अब क्या इन्होंने कहानी कर दी, अब पैसे पेमेंट करना है, जून करीब है। रीगर तरीका ये है कि आप जून से पहले मंगवा लेते, उनके सारे इंस्पेक्शन करते, फिर उन लोगों को पेमेंट करते। इसमें किसी का अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इन्होंने क्या किया, जून से पहले ना फ्रीज करने का सोचा कि भाई फ्रीज नहीं कर, दूसरा तरीका ये था कानूनी कि आप फ्रीज करते, सरेंडर ना करते, अगले उसमें आके इस बजट में जुलाई में, अगस्त में उनको पेमेंट करते और अपना सामान रिसीव कर लेते, उसकी इंस्पेक्शन करते, फिर पेमेंट करते। इन्होंने ऐसा नहीं, इन्होंने फेक डिलीवरी चालान्स बनाई, फेक इनवॉइसेस बनाई, फेक कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, ये सारे ले जाके ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल AG ऑफिस में जमा कर दिया और पैसे सारे जो है ड्राइव करके ले गए। इसको कहते हैं एडवांस पेमेंट और फेक चालान्स के ऊपर। इसके लिए आप इंक्वायरी बिठा दें, DG ऑफिस के जो चालान्स है, जो हॉस्पिटल्स के चालान्स है, जो रियल मैन्युफैक्चरर्स है उनके जो चालान्स हैं, जो ओरिजिनल प्रोक्यूरिंग एजेंसीज है उनके जो चालान्स है, आया ये मैच करते हैं या नहीं करते। अगर सच होगा तो मैच करेंगे, सच नहीं होगा तो पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा इनके ऊपर हाई लेवल की एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। जो नेगोशिएट टेंडरिंग का मैंने आपको बता दिया, रूल है 51(1) सबसेक्शन C सबसेक्शन रोमन 3, ये BPEPRA का रूल है। लेकिन ये जो जितनी इमरजेंसी इसमें कोई नहीं था तो ये क्लास इधर बनता नहीं है।
और इसके अलावा डेवलपमेंट का पैसा नॉन डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट से पैसा ड्रेन करते रहे और इस तरह से भी ये मुख्तलिफ मदों में यहाँ पे खर्च करते रहे। और इनको सबको आप ये ओवर प्राइसिंग वगैरह को दूसरे सूबों से कंपेयर कर सकते हैं। आखिर में द ब्लेंटेंट अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, मैनिपुलेशन ऑफ जो प्रोक्यूरमेंट का प्रोसीजर नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स अ वायलेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट लॉज बट आल्सो अ ग्रेव इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, ये रही इनकी इस करप्शन की कहानी। लेकिन करप्शन इधर खत्म नहीं होती है। अब इसी दौरान जब से ये तमाशा शुरू हुआ, हमने इनके खिलाफ लिखना शुरू किया, हमने इनकी चीजें डिग आउट करनी शुरू कर ली, तो इनके टाउट्स ने इनको इन्फॉर्म करना शुरू किया। इन्होंने मीडिया में एक शोशा छोड़ा, अजीब ईपीआई वाले जो ना मैप को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। आप सुन रहे हैं कि कोई 1.5 अरब 2 अरब का करप्शन का कहानी चल रहा है ईपीआई में, ये फेक है। अब ये मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा ये क्या कहानी है और इसको कौन करवा रहा है। हजरत मुफ्ती साहब, ये जनाब मुंशी साहब और हजरत अल्लामा अकदस बख्ते साहब, वो इन चीजों में लगे हुए हैं। ये जब इस तरह की हरकतें करते हैं तब इंसान को रोना आता है, तब इंसान को गुस्सा आता है। वरना हमको कब इनको बख्शू कहते, कब इनको मुंशी कहते, कब उसको टिंगू ठेकेदार बोलते। हम मजबूर हो जाते हैं जब वो ऐसी हरकतें करते हैं। गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, ठीक है। ये अब जो स्कैंडल इन्होंने फैलाया हुआ है ताकि लोग डाइवर्ट हो और ट्रक की बत्ती के पीछे चले और इनके करप्शन के ऊपर कोई बात ना करे और इस कहानी को कोई एक्सपोज ना करे। इन्होंने सारा डाइवर्ट करना शुरू कर दिया ईपीआई के ऊपर। जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ ह्यूमनाइजेशन है, कहता है कि इन्होंने इतने वैक्सीन खरीदे हैं और हमें रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहे और पैसे इन्होंने खुद बुर्द किए। तो गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के, ये दुनिया के अंदर गावी के नाम से है। ये जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान जिनके अंदर आता है, तो ये उनके लिए वैक्सीन की खरीदारी करते हैं। तो वैक्सीन की खरीदारी में 97% पैसा ये गावी पे करता है। जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज है पाकिस्तान के लिए, जितने भी वैक्सीन खरीदे जाते हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब हो, बलूचिस्तान, सब के लिए 97% कौन पे करता है? गावी। रह गया 3%। गावी ने कहा कि 3% आप लोग भी पे करो, आपका भी शेयर होना चाहिए। तो इसमें तमाम जो है ना प्रोविंसेस जब इस पे बैठ गए तो इनके अंदर एक डिसीजन हुआ कि 3% की पेमेंट होगी कैसे। 3% जो पेमेंट है वो थ्रू एनएफसी होगी, लेकिन थ्रू फेडरल होगी। इसमें इसको कहते हैं जो भी फाइनेंशियल ईयर में बजट होती है तो एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, वहीं से डिडक्शन करके फाइनेंस इसको फेडरल बेचता है, फेडरल फिर इसको यूनिसेफ को दे देता है, यूनिसेफ जाके इसकी परचेजिंग करता है। ईपीआई बलूचिस्तान, ईपीआई सिंध, ईपीआई खैबर पख्तूनख्वा, ईपीआई पंजाब इसकी परचेजिंग नहीं करता। तो ये जो कहानी ये लोग इस वक्त मार्केट के अंदर गढ़ रहे हैं कि लोग कहें कि यार इतना बड़ा स्कैंडल है, वो जो है ना हमें रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं करे। भाई रिकॉर्ड सब कुछ अवेलेबल है, ये फेडरल ने खरीदा है। अब फेडरल से जाओ पूछो, उसने यूनिसेफ के थ्रू खरीदा, जाके यूनिसेफ से पूछ लो, वो आपको डाटा अवेलेबल करेगा। आप ऑडिट करते हो, सर्वे मारते हो, जो करते हो, लेकिन इस वक्त आवाम को गुमराह ना करें। ये 3% की पेमेंट इस तरीके से होती है। तो आप कह रहे हो कि हमें डाटा इनके पास आएगा कहां से जब इन्होंने खरीदारी नहीं की। जब एक शख्स ने सामान ही नहीं खरीदा, वो आपको क्या बिल देगा कि मैंने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। आप जो है ना लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो कि ईपीआई की तरफ, ताकि मेरे हजरत मुफ्ती अमीरुल्लाह साहब की तरफ कोई ना देखे। तो जनाब ये 2025 है, इसके अंदर छुप नहीं सकते। तो लिहाजा इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब कुछ बातें और आपके सामने लेके आना चाहता हूं। इसके अलावा पोस्टिंग्स हो रही हैं सिविल अस्पताल के अंदर, डीजी ऑफिस के अंदर, बीएमसी के अंदर, ट्रामा सेंटर के लिए, इन सब के लिए 1 से 16 ग्रेड के जो ना पोस्ट है। तो खुदा रा यकीन जानो एक मार्केट लगी हुई है, एक मंडी बनी हुई है। रेट सुन लो, 1, 2, 3 के जो ग्रेड के हैं उसका 6 लाख रेट है, 4 ग्रेड का 8 लाख रेट है, 5 से 6 का 9 लाख रेट है, 9 का 15 लाख रेट है और 14 का एंड अबव का 18 लाख रेट है। माशा। और इन सब के पीछे बैठा हुआ है सीटीएसपी। ये वही एसबीके से कहानी शुरू हुई थी, वापस वहीं पे आ गए सीटीएसपी किसका है? हजरत अकदस मौलाना मुफ्ती बख्ते खान काकड़। ठीक, अब ये इसकी आड़ में अब कह रहा है आने वाला एमडीकेट भी है, ये सीटीएसपी करेगा। ओ भाई सीटीएसपी ये क्या कर रहा है? अब इसको नाम दिया क्या? बलूचिस्तान फैकल्टी कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट है।
उसके खिलाफ एलिगेशंस बहुत ज्यादा है, लोग रिएक्ट करेंगे, उसको छुपा के कर वो रहा है। लेकिन बलूचिस्तान फैकल्टी ने आज तक कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जो आप उससे कंडक्ट करवा रहे हैं? बलूचिस्तान फैकल्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? खुद आप भी कहते हो कि यार आप लोग ये बलूचिस्तान फैकल्टी ये 2 नंबर डिग्रियां लोगों को देते हैं, ये खुद आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। तो जब ये सारी कहानी हो रही है तो इनके ये रेट्स लग रहे हैं, तो लिहाजा हमें इतना मजबूर न किया जाए कि हम उन बंदों के नाम आपको बताएं ताकि उनको जाके आज मार्केट में आप 10 सिविल अस्पताल में करेंगे, बीएमसी में करेंगे, आपको सरेआम पता चलेगा कि कौन सा बंदा किसको कॉल करना है, किसको पैसे देना है, ऑर्डर कब मिलने हैं, पैसे कब मिलने हैं, कितना पेमेंट पहले होगा, कितना पेमेंट बाद में होगा। ये तो सारी कहानी चल रही है। इनकलाब का नारा देकर, मेरिट का नारा देकर ये जो है फरोख्त की जा रही है। ये कितना बड़ा ड्रॉबैक होगा कि एक बंदा फेक डिग्री के साथ आएगा और ये पैसे पे करेगा और वो जो है ना आके अस्पतालों में क्या सर्विस देगा जब उसको आता ही नहीं है, जब उसने कभी ओटी देखा ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर देखा नहीं, ऑपरेशन थिएटर में काम क्या करेगा? जिस बंदे को कभी ईसीजी उसने शक्ल नहीं देखी, वो ईसीजी को ऑपरेट कैसे करेगा? जिस बंदे ने कभी इकोकार्डियोग्राफी देखा नहीं है तो उसका केयर कैसे करेगा? जिस बंदे ने कभी वेंटिलेटर देखा नहीं है तो उसकी सेटिंग कैसे सही करेगा? तो ये इस तरह जो है फेक डिग्रीज के साथ लोगों को पैसे लेकर ये सूबे को जो है ना बलूचिस्तान को बर्बाद किया जाए। तो लिहाजा इस पे हाई ऑफिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए और इन लोगों के ये पोस्टों को फौरन से इनको रोकना चाहिए और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए हाई लेवल की। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जनाब असेंबली के अंदर, असेंबली तो एक मुअज़्ज़ज़ फ्लोर होता है, ठीक है, हम कहते हैं द मोस्ट पावरफुल जो फ्लोर है वो असेंबली है नहीं, ये तो अलग कहानी है, उसमें अलग डिबेट है, लेकिन इस वक्त हम समझते हैं कि होना चाहिए है। मेडिसिन हमने अस्पतालों में 90% दे दी, कितनी? 90%। ये हजरत मौलाना साहब असेंबली के अंदर फरमा रहे हैं कि 90% हमने मेडिसिन प्रोवाइड कर दी। इस वक्त हमारे एमएसडी के अंदर जो इनका आइटम लिस्ट है 2200 का है। कितने का है? 2200 का। ये मैं आपको संडेमम प्रोविंशियल हॉस्पिटल की लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये आपको प्रोवाइड भी कर लेंगे। इसमें इस वक्त 79 आइटम्स अवेलेबल है, जो 5% भी नहीं बनता है। कितना? 5% भी नहीं बनता, उससे भी कम। 2200 आइटम्स जो ऑलरेडी मौजूद है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। 2200 आइटम्स में से कम 1000 तो होने चाहिए, कम से कम 700 तो होने चाहिए थे। और फिर आप 90% का दावा ना करते, हम ये बोलते हैं ना, ये उनकी अपनी वेबसाइट से, हेल्थ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल इसी तरह सूबे का सबसे बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, इसके अंदर 70 आइटम्स अवेलेबल है। ये भी हेल्थ की अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने लोड किया कि ये मेडिसिन अवेलेबल है। आप अभी भी जा सकते हैं, इमरजेंसी की जितनी भी ड्रग्स हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, डेक्सामेथासोन, एमियोडेरोन, कुछ भी अवेलेबल है। अभी भी आपको दावे के साथ कह रहा हूं यार, मैं इधर बैठा हूं, हो सकता है वो लोग प्रोवाइड करें, लेकिन मैं फिर भी आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, क्यों? ये इनका परचेजिंग लिस्ट के अंदर भी मौजूद नहीं है। और किस लिए नहीं है? क्योंकि इनका रेट बहुत कम होता है, इसमें कमीशन नहीं होता है। लाख रुपए का ट्रक भर के ले जाओ, पूरा सुजुकी भर के ले जाओ, 2 लाख का तो 10 लाख का लोगे तो फिर आप पूरा साल चलाओ, लेकिन ये उसमें नहीं करते हैं। इसमें परचेजिंग इसको डालते नहीं है ताकि इसका कमीशन कम है, इसमें कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन ये ड्रग्स लोगों की जान बचाए, विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स ये ड्रग्स की अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो एक इंसान की जान चली जा सकती है। लेकिन चूंकि ये दरिंदे बन चुके हैं, ये खूंखार जानवर बन चुके हैं, इनको इंसानियत से कोई गरज नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से गरज। इन्होंने हालिया सिविल अस्पताल और संडेमम प्रोविंशियल अस्पताल और बोला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में फार्मेसीज बनाई है। फार्मेसीज एक ड्रामा है, एक तमाशा है। 1-1 लाख के खर्चे से फार्मेसीज बनाई है, उसको शो किया 20-20 लाख के फार्मेसीज हमने बनाए। उस फार्मेसीज का मेडिसिन उनमें है नहीं, 4 दवाइयां उसके अंदर रखी हुई है सिर्फ पोर्ट्रे करने की। हमारा मसला शुरू दिन से मेडिसिन रखने का नहीं था, मेडिसिन की नॉन अवेलेबिलिटी। मेडिसिन होगा तो पहुंचता था, मेडिसिन नहीं होता था तो रोना धोना चीखना, डॉक्टर के साथ लड़ाई मार पीट लोग करते थे। आज भी वही मसला है कि मेडिसिन नहीं है, रखने की जगह का मसला नहीं है। यारों ने रखने की जगह बना ली और उसके ऊपर टेंडर कमीशन के जरिए से पैसा हड़प कर। ये भी आप आके देख सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे इन हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके अलावा मोहतरम मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब हम आए हैं तो सिविल अस्पताल का कैथ लैब हमने फंक्शनल किया है।
भाई रिकॉर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे मेरे भाइयों अभी भी जा सकते हो सिविल अस्पताल का। ये मेरे साथ कार्डियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, 24 घंटे जो है ना उधर बैठा होता है और कैथ लैब में सारा काम ये करता है, डॉक्टर अजब खान। ये बिल्कुल फंक्शनल था। ये शख्स मतलब गलत बयानी नहीं है, ये झूठ है, ठीक है। गलत बयानी तो थोड़ा सा अच्छा लफ्ज है इनके लिए, ये वारे का नहीं है। ये खुलेआम और सरेआम झूठ की बुनियाद पर इस डिपार्टमेंट को चला रहा है और ये कह रहा है कि कैथ लैब जब मैं आया हूं तब ये जाके फंक्शन, नहीं नहीं नहीं, ये फंक्शनल था, ये काम कर रहा था तब भी और आज भी चल रहा है और आपसे पहले ये बना था। फिर ये कहता है जब हम आए हैं हमने पहला कैबेज जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिक कार्डिक सर्जरी है, ये पहली सर्जरी हमने पहली दफा बलूचिस्तान में करवाई। असेंबली में एक फ्लोर पे खड़े होकर शख्स कह रहा है, अरे पागल 200 से ज्यादा तो पहले कैबेज हो चुके हैं, 350 से ज्यादा तो पहले भी जो ना डिफरेंट वाल्वुलर हार्ट सर्जरीज, कंजेनिटल हार्ट सर्जरी सब हो चुकी हैं। खुदारा लोगों को गुमराह ना करो अपने चंद पैसों की खातिर। खुदारा बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के साथ इन जैसे लोगों को ला के बलूचिस्तान की हेल्थ को, मुस्तकबिल को तबाह ना करो, बर्बाद ना करो। इसके अलावा जूनियर लोगों को सीनियर पोस्ट पे तैनात करना, एक एक बंदे को 2-2 एडिशनल चार्जेस देना। सीएम बलूचिस्तान ने एक दिन फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि जालावान मेडिकल कॉलेज का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसने प्रोजेक्ट को फेल किया, हमने कैप कर लिया, बंद कर लिया, क्योंकि उस बंदे के पास 2 चार्ज थे। कितने? 2। आया उसको सुरखाब के पर लगे थे कि वहां भी काम कर सकता है, यहां भी काम कर सकता है, इस तरह तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपकी बात को ले लेते हैं, वो शख्स गलत था, उसके पास 2 चार्ज थे, नहीं संभाल सकता था। अभी एक शख्स है एचआरडी का लुक आफ्टर चार्ज, उसके साथ है, उसको डीएमएस बना दिया है बीएमसी के अंदर। अब वो एचआरडी कब जाता है, बीएमसी कब जाता है, जरा आप जाके पता कर ले। एक बंदा है डिप्टी डायरेक्टर है डीजी ऑफिस के अंदर, उसको बना दिया एमएस सिविल हॉस्पिटल लोरलाई। वो है 18 ग्रेड का, पोस्ट पे बैठा है 20 ग्रेड का और वो बेचारा फिजिकली माजूर भी है। अब ये बताओ कि उसके अंदर ये कंपिटेंसी कहां से आ गई, या ये कंपिटेंसी है या आपके करप्शन का हिस्सादारी है? तो जरा ये आप खुद फैसला कर लें। तुर्बत टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत के अंदर एक शख्स को बिठाया गया जो 17 ग्रेड, माशाल्लाह 20 ग्रेड के पोस्ट पे, टीचिंग हॉस्पिटल के 20 ग्रेड के पोस्ट पे 17 के बंदे को बिठाया, वो भी किसके साथ? एडिशनल चार्ज। वो बंदा एट द सेम टाइम वाइस प्रिंसिपल भी है मकरान मेडिकल कॉलेज के अंदर और वहीं पर एट द सेम टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर भी है मकरान मेडिकल कॉलेज में। 3 ओहदे संभाले हुए हैं और जनाब चला रहा है और 17 ग्रेड का है, माशाल्लाह काबिलियत ही काबिलियत है। तो जरा ये मज्जो मुंशी से पूछा जाए, ये काबिलियत आपको नजर कहां आई? ये 17 ग्रेड के बंदे को, जनरल कैडर बंदे को, और ना तो आप चीफ रहे होते हो मैनेजमेंट, तो इस बंदे को आपने बैठा दिया जो एक तरफ जो ना कॉलेज को संभाल रहा है, दूसरी तरफ अस्पताल को संभाल रहा है। जरा जाके तो देखो पीछे वो क्या रहा है। तो जब ये सारे तमाशे ये लोग कर रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, कुछ अस्पतालों में आपकी इत्तला के लिए, वो मैं फिलहाल नाम नहीं लूंगा लेकिन वक्त आने पे लूंगा, चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, आप सबके इल्म में होगा, ड्यूअल जॉब के अंदर बहुत सारे लोगों को पकड़। होना तो ये चाहिए था कि एक बंदा, ड्यूअल जॉब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी 8-9 महीने तनख्वाह बंद रही, लेकिन वो लोग गिल्टी नहीं थे, खामखामी उनकी तनख्वाह बंद, उनके साथ ज्यादती हुई। हम बार बार इनको कहते रहे कि भाई इनकी क्लियरेंस हो चुकी है, इनकी क्लियरेंस हो चुकी है, इनको क्लीन चिट दिया जाता कि इनकी तनख्वाह चले, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। ऑन दी अदर एंड जिन बंदों के ऊपर लाखों की रिकवरी है, उनको 20 ग्रेड के, छोटे ग्रेड के होते हुए 20 ग्रेड के पोस्टों पे बिठाया हुआ है और सुबह से शाम तक का एक टाइल लग रहा है, एक टाइल निकल रहा है, एक टाइल लग रहा है, एक टाइल निकल रहा है, गेट उतर रहा है, दूसरा चढ़ रहा है। भाई खुदा के लिए, ये अस्पताल है, अस्पताल के अंदर मेडिसिन प्रोवाइड करो, इक्विपमेंट प्रोवाइड करो, उसको जो है लोगों को फैसिलिटेट करो ताकि वहां पेशेंट्स की जो इलाज हो सके। सिविल, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, पूरे सूबे के अंदर 1300 नर्सेज है। सिविल अस्पताल अपने एसएनई में डिमांड करता है कि मुझे 1050 नर्सेज चाहिए ताकि मैं स्मूथ रनिंग करूं, और सिविल अस्पताल में इस वक्त 180 नर्सेज है। तो कहां तक जो फंक्शन, इस चीज को इनको बता दो, कहते हैं नहीं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि असेंबली के अंदर खड़े होके कि अगर हम 10,000 डॉक्टर भी लेकर आ जाएं, 10,000 डॉक्टर भी लेकर आ जाए, तब भी हम डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कहते हैं हम पोस्ट नहीं देंगे। भाई पोस्ट नहीं दोगे तो मेडिकल कॉलेजेस क्यों बनाए? एक तरफ इंकलाब का नारा लगाते हो कि मैं बलूचिस्तान में ये जो है ना गुल खिला रहा हूं, दूसरी तरफ जो है ना आपके हरकतें ये हैं।
तमाम मेडिकल, जालावान मेडिकल कॉलेज तो आपके सामने है कि उसको कैप कर दिया। तीनों मेडिकल जो नए मेडिकल कॉलेजेस थे, जालावान, लोरलाई और मकुरान, इन सब के बजट्स को ऐसे कट्स लगा दिए गए कि ताकि किसी न किसी तरीके से बंद हो जाए। तो या तो सही मानों में इन तमाम ये बोला मेडिकल कॉलेज को भी बंद करो, ये तीनों मेडिकल कॉलेज को बंद करो, वो किम्स वाले को भी बंद करा दो कि भाई आप प्राइवेट हो, हमारे यहाँ सूबे के अंदर जो है ना कोई हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, तो सरेआम आके कह दो कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, मेडिकल कॉलेज बंद करो, किस्सा खत्म, कोई आपसे पोस्ट नहीं मांगेगा। जब हम आपको कहते हैं पोस्ट दे दो लोगों को, आप कहते हो पैसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि लोगों को मेडिसिन दे दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। हम कहते हैं मेडिसिन का बजट बढ़ा दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे टेंडर थे, ये सारा एक बजट से जून से पहले टफ टाइल लगा अस्पताल के अंदर, अब बजट जो है ना दूसरा बजट आ गया, अब दोबारा जो है ना अगला कहानी शुरू हो गया, उसके अंदर जो है ना दूसरा कहानी शुरू हो गई। अब मार्बल लगा रहे हैं, अब उधर कालीन बिछा रहे हैं। ओ भाई, जिसका पेशेंट जख्मी है या वो मर रहा है, उसको आप सोने के तख्त पे बिठाओ, लेकिन जब तक उसका इलाज नहीं होगा उसको आप किसी भी जगह पे बिठाओ, उसको चैन नहीं आएगा। आपकी ये कालीन पे उसको आपको चैन आएगा। आर्टिफिशियल ग्रास लगा रहे हो, किस्मत में लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? अवाम का पैसा है। ये अगला मैं आपको 2025 का पीएसडीपी का एक छोटा सा झलक है। इसके अंदर ये सारी चीजें बाद में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारी। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कहानी, बीएमसी और ट्रामा का एडिशनल वर्क 1278 मिलियन खामखा। भाई अभी आपने बीएमसी में खर्च किया था पिछले जून के बजट में, नहीं एडिशनल वर्क, कौन सा वर्क पता नहीं क्या है। टाइल लगाओ, टाइल हटाओ, टाइल हटाओ, टाइल लगाओ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, नारा क्या है, इंकलाब ला रहे, इंकलाब ला रहे। भाई इंकलाब टाइल का ला रहे हो, करप्शन का ला रहे हो, टेंडर का ला रहे हो, किस चीज का ला रहे हो, लोगों को तो बताओ। ट्रामा एंड बीएमसी 2446 मिलियन, भाई किस चीज के लिए? भाई टेंडर करना है, ट्रामा करना है, टेंडर करना है, टाइल लगाना है, टाइल हटाना है। यार खुदा के लिए लोगों को बेवकूफ ना बनाओ। डिजिटल मॉर्चरी 150 मिलियन, बीएमसी के अंदर फिर से 808 मिलियन फॉर रिवैम्पिंग। यार खुदा के लिए भाई क्या रिवैम्प कर रहे हो? या तो गिराओ, नया चीज बनाओ। इधर जो है ना सर्जिकल टावर का प्लान हुआ था, वहां पे जनाब डीजी साहब ने एक सिर्फ नुक्ता समझाना चाहूंगा, जो भी गवर्नमेंट के इदारा, जो भी कोई नई कंस्ट्रक्शन बनती है और एक ऐसी जगह पर बनती है वहां पे दोबारा से आपने, वहां पे ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हो, तो पहले आपने गवर्नमेंट से इजाजत लेनी, इजाजत के बाद फिर आपने टेंडर करना है कि भाई ये हम गिरा रहे हैं, गिराने का टेंडर होगा, ठेका होगा। उसके बाद जब वो गिरेगा उसका मलबा का जो है ना रेट एस्टिमेशन होगी, वो मलबा बिकेगा। और उसके अंदर जो जो सामान लगा था, क्यों वहां पे बेड्स भी थे, मशीनरी भी थी, वेंटिलेटर्स भी थे, और बेड या आईसीयू के दूसरे न्यूरो सर्जरी के, आईएनटी के जितने भी है सारी चीजें उसके अंदर मौजूद थी। उसके ऊपर जनाब डीजी साहब ने करप्शन करके सारा गिरा दिया, किसी को पता ही नहीं चला, रातों रात गिरवा दिया। और अब उसके ऊपर एक इंक्वायरी, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक इंक्वायरी, वो ये इंक्वायरी है, वो इस इंक्वायरी को आज भी दबा के बैठा है, वो इंक्वायरी को पब्लिक नहीं होने दिया जा रहा कि उस इंक्वायरी का लोगों को तो पता चले कि भाई इन्होंने क्या क्या करप्शन किए। अगर आप नहीं करोगे ये फिर इसी तरह बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर आके बैठ जाएंगे। तो इस तरह निजाम बिल्कुल ठीक नहीं। इस वक्त निजाम को बर्बाद करने वाला था आपके ऊपर जनाब बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, जो कि हेल्थ का मिनिस्टर है। ये मुख्तलिफ तरीकों से डॉक्टर्स को चाहे धमकाने से, वो भी आखिर में एक बात बताऊंगा कि किस तरह ये कुछ लोगों को धमका रहा है, कुछ लोगों के खिलाफ जो है ना ये किस तरह अपने गुमाश्तों को मार्केट के अंदर छोड़ के किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ये सेक्रेटरी हेल्थ मुजीबुर रहमान पानेजी साहब, जो दफ्तर में नहीं बैठता, ठीक, ऑफिशियल टाइम है सुबह के, आप 8 बजे 9 बजे आप जब भी आते हो, आप जाके ऑफिशियल टाइम 4 बजे तक बैठते हो, 3 बजे तक बैठते हो, आपको ऑफिस में होना चाहिए। नहीं, जनाब जिना टाउन में बैठते, वो आप फिर सरकारी तौर पर डिक्लेयर करो कि जिना टाउन का ऑफिस है, फिर हम वहां आके बैठ लोग आपसे मिलेंगे। नहीं, फिर सरीना होटल में जाके बैठा होता, फिर कभी जो है ना वो कि मैं वहां से एडवांसमेंट लेके आऊंगा, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं मैं एडवांसमेंट लाऊंगा, कभी लाहौर जा रहे हैं एडवांसमेंट लाऊंगा, कभी कराची जा रहे हैं हेल्थ सिस्टम को विजिट कर रहे हैं। नई चीज तो हमने नहीं देखी है। टेंडर ठेका ठाए, टेंडर ठेका ठाए, इसके अलावा आप चलो, अब हम आपको दिखाएंगे कि भाई इनकी इसके अलावा कोई औकात नहीं है इन्होंने हेल्थ के अंदर, इसके अलावा कुछ सिर्फ फुर्द और जो है करप्शन और ये सारी चीजें हमने आपके सामने पेश कर। इसके अलावा हेल्थ के अंदर इन्होंने कोई भी तब्दीली नहीं किया। तब्दीली का जो ये लोग नारा लगा रहे थे, तो दैट वाज जीरो। तब्दीली का बिल्कुल और बिल्कुल कोई नारा नहीं। तो आखिर में मैं तमाम साफी हजरात के तवस्सुत से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, मैं समझता हूं कि वो विजनरी तौर पर शायद बलूचिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो,
लेकिन जो ये ठग उन्होंने इधर बिठाया हुआ है, खुदा रहा इसको किसी तरीके से यहाँ से फारिग किया जाए, बलूचिस्तान की आवाम को बख्श दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे। हम इस दफा ना इस्लामाबाद जाएंगे, ना CCM हाउस जाएंगे, ना हम किसी से वो करेंगे। हम सीधा बिलावल हाउस कराची की तरफ मार्च करेंगे। हम अपना मुजाहरा वहीं पे जाके पीपल्स पार्टी की क़यादत के घर के सामने खड़े होकर वहीं पे मुजाहरा करेंगे। हम अपने तमाम डॉक्टर कम्युनिटी को लेकर वहां चले जाएंगे। वहां पर YDA पाकिस्तान, YDA सिंध और तब सबके साथ मिल के जो है ना हम वहां चले जाएंगे और वहीं पे एहतजाज करेंगे। तो लिहाजा आखिर में तमाम इदारों से, नैब से, एंटी करप्शन से एक पुरजोर अपील है कि खुदारा बलूचिस्तान को बचाया जाए। इन तीनों अशखास के खिलाफ एक हाई जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। सबसे पहले इनको इनके ओहदों से हटाया जाए ताकि ये इंक्वायरी के अंदर कोई भी खलल ना डलवा सके, अपने पावर का मिसयूज कर सके। क्योंकि जिस तरह इन्होंने पावर का मिसयूज फाइनेंशियल तौर पर किया है वो इधर सबके सामने है और इन तमाम चीजों की चीजें रिकॉर्ड के साथ आपके यहाँ मौजूद है और हम भी आपको प्रोवाइड करें। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिलफौर इनको फारिग कर दिया जाए और इनके खिलाफ हाई जुडिशियल इंक्वायरी स्टार्ट कर दी जाए और हेल्थ को बचाया जाए। क्योंकि ये आप हमारी आवाज है साफी बिरादरी, और वक्त में आप हमारी आवाज बने हैं। अदरवाइज हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं। अब आपके बगैर आप हमारी आंखें हैं, आप हमारी जबान है। ये बात आपने लोगों तक पहुंचानी है, आपने आवाम की आगाही के लिए कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बचा सके, अपने अस्पतालों को बचा सके। जिस तरह हमने पिछले उसमें प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ के हमने इनसे वो प्राइवेटाइजेशन वाला प्रोसेस स्टॉप करवाया, जिसका क्रेडिट आज ये मिनिस्टर हेल्थ असेंबली में खड़े होकर लेता है कि हमने प्राइवेटाइजेशन रुकवाई। जनाब आपने नहीं रुकवाई, आप आज भी उसके पीछे लगे हो, आप आज भी छौंच मार रहे हो कि किसी तरीके से मुझे मौका मिले और ये अस्पतालों को बेच दूं और अपनी प्रॉपर्टी बना के, जिस तरह आपका भाई आज हवाले वालों के पास मैं और आप नहीं जा सकते। हवाले वाले जो वैसे बंद है, कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है इस वक्त, खासकर बलूचिस्तान में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जनाब का भाई मिनिस्टर का हवाले वालों के साथ बैठ के अचार बेच रहा है दुबई, या गोश्त बेच रहा है, या जो है ना ऊंट का चारा बेच रहा है। किस लिए बैठा होता है भाई? हवाले वालों के पास आपका भाई बैठा होता है। दूसरा भाई जो है ना मुफ्ती साहबा के अस्पतालों में जो है ना कभी इसको आगे करते, कभी इस फार्मासिस्ट को लगाओ, कभी उस फार्मासिस्ट को लगाओ। जनाब जाते हैं फार्मासिस्ट को निकालना है, आपने पैनाडॉल का गोली दिया, आपने नंबर क्यों नहीं लिया, आपने पैनाडॉल का गोली दिया, आपने फिलाने का शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं लिया, पैनाडॉल की गोली के लिए तो शनाख्ती कार्ड है। खुदा को मानो।